पृथ्वी से बाहर क्या किसी और ग्रह पर जीवन मौजूद है? क्या अंतरिक्ष में हम इंसानों के अलावा भी कहीं और जीवन जिया जा रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और इसी रिसर्च के चलते अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के ऊपर अपना मिशन लॉन्च किया है, जिसे यूरोपा क्लिपर के नाम से जाना जा रहा है। यह स्पेसक्राफ्ट टोटल 290 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा तक पहुंचेगा। नासा का कहना है कि वो अपने इस स्पेसक्राफ्ट को साल 2030 तक यूरोपा के ऑर्बिट में पहुंचा देगा और ये वहां जाकर यूरोपा पर जीवन की तलाश करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के इस चांद की सरफेस के नीचे विशाल पानी के समुद्र मौजूद हो सकते हैं और इस समुद्र में हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2 गुना पानी हो सकता है। दोस्तों, यूरोपा हमारी पृथ्वी से 628 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और यह हमारी पृथ्वी के मून से थोड़ा सा बड़ा है और यह हमारे अपने मून से काफी ज्यादा चमकदार भी है। इसकी चमक का कारण इसकी सरफेस पर जमी हुई बर्फ है, जो कि सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस प्लेनेट के ऊपर जो बर्फ की चादर जमी हुई है वो लगभग 25 किलोमीटर तक मोटी है। बृहस्पति के इस मून के बारे में हमें साल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने बताया था। उन्होंने अपनी दूरबीन के जरिए इस चांद को बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए देखा था और तभी से यूरोपा वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। वैज्ञानिकों को साल 1979 में पता चला कि यूरोपा के ऊपर जीवन हो सकता है, जब नासा के वॉयेजर मिशन ने यूरोपा की सतह की कुछ तस्वीरें ली और उनको वापस पृथ्वी पर भेजा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। दोस्तों, इन पिक्चर्स में यूरोपा बिल्कुल भी एक चांद की तरह नहीं लग रहा था, क्योंकि आमतौर से हम जानते हैं कि चांद के ऊपर कई सारे क्रिएटर्स और गड्ढे मौजूद होते हैं, लेकिन यूरोपा इन सब से बिल्कुल अलग था। बल्कि इसके ऊपर तो कई सारी क्रॉस लाइंस बनी हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि ये लाइंस बनी तो बनी कैसे? तो दोस्तों, इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है जिस तरह हमारी पृथ्वी की क्रस्ट अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, इसी तरह यूरोपा की ये क्रस्ट भी फ्रोजन टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड हो और ये भी हमारी पृथ्वी की तरह अपने अंडरग्राउंड लिक्विड ओशन की वजह से इधर से उधर सरकती रहती हो, क्योंकि ये क्रैक्स टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भी बन सकते हैं। इसके अलावा एक कारण हो सकता है क्रायो वोल्केनोज। दोस्तों, ये ऐसे ठंडे ज्वालामुखी होते हैं जो मैग्मा के अलावा अपने अंदर से सब कुछ निकालते रहते हैं, जैसे कि गैसेस, लिक्विड वाटर, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन वगैरह। और अगर आप यूरोपा की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ अमोनिया भी है और हाइड्रोकार्बन भी है और आमतौर से वो सब चीजें मौजूद हैं जो कि क्रायो वोल्केनो रिलीज करता है। अब दोस्तों, अगर कोई सरफेस पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है तो इसकी अंदरूनी डायनामिक एक्टिविटीज की वजह से सरफेस के अंदर प्रेशर तो बनेगा ही, और अगर इस प्रेशर को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो ये प्रेशर सरफेस को फाड़कर बाहर आएगा, जिसकी वजह से ये क्रिस क्रॉस लाइंस बनने की संभावना है। इसके अलावा साल 1996 में नासा के गैलीलियो मिशन ने भी ये बताया था कि यूरोपा की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि इसकी मोटी बर्फ के नीचे विशाल महासागर हो सकता है। दोस्तों, इस खोज के बाद वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या यूरोपा के ऊपर जीवन जिया जा सकता है, और अपने इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए यूरोपा के ऊपर क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है। हम आपको बता दें कि यूरोपा क्लिपर ग्रहों की खोज करने वाला अब तक का नासा का सबसे बड़ा मिशन है, जो कि यूरोपा की सरफेस और उसके बर्फीले खोल के नीचे मौजूद महासागरों के ऊपर डिटेल से रिसर्च करेगा। इस मिशन को 10 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया था और इसे यूरोपा तक जाने में पूरे 5.5 साल का समय लगेगा। यह स्पेसक्राफ्ट टोटल 50 बार यूरोपा के पास से गुजरेगा और यूरोपा की सरफेस की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लेकर हमें भेजेगा। इसके जरिए हमारे वैज्ञानिक इसकी सरफेस की संरचना, बर्फ की मोटाई और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर स्टडी कर सकेंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट किन किन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अपने इस मिशन को पूरा करेगा। दोस्तों, यूरोपा क्लिपर अपने ऊपर लगाए गए एक खास तरह का इक्विपमेंट रडार का इस्तेमाल करेगा, जो बर्फीले खोल के अंदर गहराई तक जा सकेगा और वहां छुपे हुए पानी के स्टोरेज को ढूंढ सकेगा। यह प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से होगा
जिस तरह से हम अपनी पृथ्वी पर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छुपी हुई पानी की खोज करते हैं, और अगर हमें यूरोपा के ऊपर पानी के छोटे छोटे एरियाज मिल जाते हैं तो ये जीवन जीने के लिए बहुत सुटेबल रहेंगे। और जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि जीवन उन जगहों पर जिया जा सकता है जहां जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हों। इसके अलावा क्लिपर की सरफेस पर जो स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है वो यूरोपा की सरफेस के ऊपर मौजूद लाल रंग की कार्बनिक लाइंस को देखेगा, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी मोटी मोटी कार्बनिक लाइंस या तो इसके अंदर मौजूद महासागर के ऊपर आई हों, या फिर बृहस्पति की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनी हो सकती हैं, या फिर पास के ज्वालामुखीय चंद्रमा आयो से उड़कर यहां जमा हो सकती है। साथ ही साथ इस यूरोपा क्लिपर के साथ ESA का मिशन जूस भी शामिल किया गया है, जो बृहस्पति के बाकी के चंद्रमा गैनीमेड और कैलस्टो के ऊपर रिसर्च करेगा। दोस्तों, ये दोनों मिशन एक साथ मिलकर यूरोपा और उसके आसपास मौजूद चंद्रमाओं के ऊपर रिसर्च करने का काम करेंगे। वैसे तो ये यूरोपा क्लिपर यूरोपा की सरफेस पर नहीं उतरने वाला है, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यहाँ बड़े बड़े पानी के फव्वारे फूटते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एक समय में वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा था। अब अगर यूरोपा के ऊपर कोई ऐसा गीजर दिखाई देता है तो नासा का ये स्पेसक्राफ्ट इस फव्वारे के पास से उड़ते हुए इसका पानी भी अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर यूरोपा की गहराई में क्या मौजूद हो सकता है। इसके बारे में कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर ऐसी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी के महासागरों की गहराई में होती थी। दोस्तों, ये इवेंट जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी नई थ्योरीज ये भी हैं कि यूरोपा की सरफेस के नीचे मौजूद पानी शायद इतना ज्यादा एक्टिव ना हो जितना कि सोचा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, यूरोपा के ऊपर इस मिशन को भेजे जाने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। यूरोपा का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। अगर हम यूरोपा को छोड़कर मंगल या फिर अपने चांद पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन यूरोपा का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ऑक्सीजन से बना हुआ है, यानी कि यहाँ आपके लिए ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है। आपको यहाँ जाकर बस सांस लेनी है। दोस्तों, फिलहाल इस स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा पर इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो वहां जाकर ये पता कर सके कि यूरोपा जैसी दुनिया जीवन के लिए कितनी ज्यादा अनुकूल है, न कि ये जानने के लिए कि यहाँ जीवन है या नहीं। दोस्तों, इस मिशन के जरिए हम सिर्फ यूरोपा ही नहीं बल्कि और भी बर्फीले महासागरों वाले उपग्रहों जैसे कि नेपच्यून के टाइटन के बारे में भी काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर इस मिशन के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि बर्फीले महासागरों वाली दुनिया जीवन के लिए कितनी ज्यादा अनुकूल है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए और भी कई सारे अनुकूल स्थान हो सकते हैं। दोस्तों, इस मिशन के जरिए हमें अंतरिक्ष में कई रहस्य के बारे में पता चलेगा। साथ ही हमें इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कोई और है जो इस ब्रह्मांड में जीवन जी रहा है। दोस्तों, अब बस वैज्ञानिकों को उस दिन का इंतजार है जब यह स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और उसके बारे में अनगिनत रहस्यों को उजागर करेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।